हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनय फिजिक्स। तो बेटा आज हम +1 की एनएलएम वाली क्लास को थोड़ा डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम बात करेंगे फोर्स के बारे में, लीनियर मोमेंटम के बारे में और थोड़ा सा हम इम्पल्स और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। जो इसका बचा हुआ पोर्शन है जैसे एफबीडी और थोड़ा बहुत हम इसमें फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्कस करेंगे। और इसका जो मेन पोर्शन है जो एफबीडी है, जहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, है ना। मैकेनिक्स आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए अगर आपको फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आता है तो एफबीडी के लिए हम अलग से लेक्चर डालेंगे। और फिलहाल हम इसमें एनएलएम में बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या होता है, कैसे वर्क करता है फोर्स, मोमेंटम, है ना, और इम्पल्स कैसे काम करते हैं, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं और एनएलएम के अंदर हम पहले 4 बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फोर्स को, फोर्स के बाद हम डिस्कस करेंगे लीनियर मोमेंटम को, लीनियर मोमेंटम के बाद हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को, और उसके बाद हम बात करेंगे एफबीडी की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल इनसे भी आते हैं और इनसे भी आते हैं ना, चारों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में हम मेनली डिस्कस करेंगे फोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जिसको फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ जाता है उसको एफबीडी भी क्लियर हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फोर्स को। तो देखो फोर्स क्या होती है बेटा। फोर्स एक तरह से पुश और पुल होता है। क्या होता है? पुश और पुल। जो क्या करता है? चेंज करता है एंड ट्राई टू चेंज, चेंज एंड ट्राई टू चेंज द शेप, साइज, स्टेट एंड डायरेक्शन, है ना। कोई भी पुश और पुल हम किसी बॉडी पे लगा रहे हैं और वो उसकी शेप में, उसकी स्टेट में या उसकी डायरेक्शन में अगर चेंज ले आता है तो उसको हम क्या कह देते हैं बेटा? फोर्स कह देते हैं। मैथमेटिकली जो फोर्स होता है वो अपने पास क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है ना। और क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और इसका डायमेंशन क्या होता है? ml(t-2). और इसके बाद क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं इसके यूनिट्स को, तो फोर्स की यूनिट्स हैं उनको समझने में बच्चे कई बार गलती कर देते हैं। इसकी जो यूनिट्स हैं उसको 2 सिस्टम में डिवाइड किया गया है। एक तो एब्सोल्यूट सिस्टम और एक होता है ग्रेविटेशनल सिस्टम। एब्सोल्यूट सिस्टम के अंदर भी इसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक तो न्यूटन एंड अनदर वन इज डायन। ग्रेविटेशन में भी इसको लिखते हैं ग्राम, किलोग्राम फोर्स और ग्राम फोर्स। अब जो किलोग्राम फोर्स है उसका दूसरा नाम एक और है बेटा, किलोग्राम वेट भी लिख देते हैं इसको, और इसको ग्राम वेट भी लिख देते हैं। अब जो न्यूटन होता है वो एसआई में होता है, एसआई सिस्टम में। डायन होता है वो सीजीएस में होता है। इसी तरह ये भी एसआई में होता है और ये होता है बेटा सीजीएस में। अब इनका रिलेशन क्या होता है? 1 न्यूटन में हमारे पास 10⁵ डायन के आसपास 5 डायन होते हैं, और 1 किलोग्राम फोर्स के अंदर हमारे पास होता है 9.8 न्यूटन, और 1 ग्राम फोर्स के अंदर होता है हमारे पास 980 डायन। तो ये एक फोर्स का छोटा सा डिस्क्रिप्शन था जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया कि फोर्स क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का एक और फॉर्मूला देखो, जैसे ये है अपने पास F बराबर ma, तो कई न्यूमेरिकल्स के लिए हम a की वैल्यू ये रख देते हैं v-u/t, है ना। कई बार हम इसे रिटार्डिंग फोर्स के लिए लिखेंगे, तो रिटार्डिंग फोर्स के लिए यही फॉर्मूला जो एक्सेलरेशन का होगा एक बार ऐसे लिखा जाएगा, और रिटार्डिंग फोर्स के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ये v² - u² डिवाइडेड बाई 2s। तो ये फॉर्मूला हमें तब लगाना है जब वो बात कर रहा है रिटार्डेशन की। रिटार्डेशन में क्या होता है कि अगर कोई चलती हुई चीज स्लो डाउन हो रही है या रुक रही है तो वहां पर रिटार्डेशन हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स की।
तो बेटा अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स, टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स के वैसे तो बहुत सारे टाइप हैं, है ना, मैं शॉर्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल फोर्सेस की। फंडामेंटल फोर्स जो होती हैं वो अपने पास होती हैं चार, पर हम तीन को डिस्कस करेंगे। एक होती है अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होती है अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोल देते हैं, और एक होती है अपने पास न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर के दो पार्ट है बेटा, है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर। तो ये तो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, है ना। अभी हमने पहली यूनिट में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, अभी बता देता हूँ थोड़ा सा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, देखो सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स को देखेंगे। इसको पॉइंट नंबर 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, और इसको 3 दे देते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, तो शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो न्यूक्लियर फोर्स होती है अपने पास दो टाइप की, एक तो होती है वीक न्यूक्लियर, एक होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर होती है वो किसके बीच में होती है, वो होती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। और जो वीक न्यूक्लियर होती है बेटा, वो होती है हमारे पास बीटा डीके के दौरान। कब जनरेट होती है ये जनरेट होती है अपने पास बीटा डीके के दौरान। तो बीटा डीके में क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या पॉजिट्रॉन निकलेगा। तो बीटा डीके में जो इलेक्ट्रॉन और इसके साथ पार्टिकल निकलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, या पॉजिट्रॉन जिसके साथ निकलते हैं न्यूट्रिनो, इनके बीच में जो फोर्स लगती है, अट्रैक्टिव फोर्स लगती है, उसको हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। रही बात ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक की, तो वो देखो देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लिखी थी हमारे पास न्यूटन ने। और न्यूटन ने ये कहा था कि किन्हीं भी दो बॉडी के बीच में अगर कोई सेपरेशन है और उनका अपना कोई मास है बॉडी का, तो उनके बीच में जो फोर्स होगी वो लिखी जाएगी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। व्हेन वी ओपन दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, ए कांस्टेंट विल बी अराइज एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और सिमिलरली हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी ऐसे एक्सप्लेन की गई थी। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ना, वो एक्सप्लेन की थी कुलाम्स ने। और कुलाम ने ये बताया था कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्ज हैं तो उनके बीच की जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। व्हेन वी ओपन दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, ए कांस्टेंट विल बी अराइज एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। दैट कांस्टेंट इज नोन एज के, और इस के की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इन दोनों फोर्सेस में, ग्रेविटेशन में और इसमें, दोनों में है ना एक चीज कॉमन है बेटा, इन दोनों फोर्सेस में कुछ बातें कॉमन है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। कॉमन क्या क्या है, एक तो ये नेचर में होती हैं वो कंजर्वेटिव होती हैं, ठीक है। फिर दूसरा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो क्या होती है, अच्छा हमें कॉमन बातें करनी है ना पहले। तो कंजर्वेटिव होती है और ये दोनों सेंट्रल फोर्स होती हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करती हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी करती है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी करती है, और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करती हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो इन दोनों फोर्स में कॉमन है बेटा, ठीक है। और जो डिफर हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स होती है, नेचर में सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो नेचर में अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है, तो ये हमारे पास पहली टाइप है फंडामेंटल फोर्स की। अब देखो सेकंड अपने पास है भाई नॉर्मल फोर्स।
ठीक है बेटा। नॉर्मल फोर्स क्या होती है? नॉर्मल फोर्स हमारे पास परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ बॉडी। ठीक है बेटा। और ये एक तरह से पुशिंग नेचर की होती है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। मान लो एक बॉडी है और उसका मास m है, उसको हमने नीचे वेट दिखाया तो उसका mg हो गया। तो इस बॉडी ने जितना इस ग्राउंड सरफेस पर एक्शन किया है वो अपने वेट के हिसाब से किया है, और रिएक्शन फोर्स है वो इसके जस्ट अपोजिट होगा। तो जो रिएक्शन कर रहा है ग्राउंड इस पर, वो हमेशा इस बॉडी के सरफेस पर क्या होगा बेटा? नॉर्मल। ये तो पहले केस के लिए, एक बॉडी के लिए। तो इसमें n है वो किसके बराबर है? mg के। और इस n को हम है ना रिएक्शन फोर्स भी बोल देते हैं, कैपिटल आर। कोई टीचर इसको कैपिटल आर भी लिख देता है बेटा, ठीक है ना। n भी, कैपिटल N का मतलब नॉर्मल फोर्स, कैपिटल R का मतलब रिएक्शन फोर्स, एक ही बात है। अब इसी तरह से मान लो हमारे पास कोई दो बॉडी है, एक का मास m1 है, एक का मास हमने मान लिया m2। अगर मैं पहली बॉडी की बात करूं तो पहली बॉडी का वेट कहाँ होगा? नीचे की तरफ, दैट विल बी m1g। अब पहली बॉडी है वो इस पर फोर्स लगा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों बॉडी के बीच में, m1 m2 के बीच में ये वाला सरफेस क्या है बेटा? कांटेक्ट में। ये वाला सरफेस क्या है? कांटेक्ट में है। तो हम ये वाला नहीं, ये तो दिखेगा नहीं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा इसको। हाँ, तो देखो अब इन दोनों के कांटेक्ट सरफेस के बीच में मान लो नॉर्मल फोर्स लगी N1 और N1, क्योंकि M1 ने M2 के ऊपर जो एक्शन किया वो तो M1g है ही, लेकिन इन दोनों के बीच में जो ये सरफेस था, है ना, ये बाउंड्री थी इन M1 M2 के बीच में, इस बाउंड्री के रिगार्डिंग दोनों एक दूसरे पर नॉर्मल फोर्स लगाएंगे। और ये नॉर्मल फोर्स एक दूसरे के क्या होती हैं बेटा? इक्वल एंड अपोजिट होती हैं। तो पहली बॉडी ने N1 किया इस पर नॉर्मल फोर्स, उतना ही नॉर्मल फोर्स M2 M1 पर लगाएगा। सिमिलरली अगर M2 को देखें तो इसका वेट कहाँ होगा? इसका वेट भी नीचे होगा, दैट विल बी M2g। ठीक है ना। अब M2g इस बॉडी का वेट हो गया, और ग्राउंड पे इसने M2 ने ग्राउंड पर जो फोर्स लगाई है वो लगाई है M2g। तो ऑब्वियस सी बात है जो नॉर्मल फोर्स है वो कहाँ होगी बेटा? ऊपर की तरफ, है ना। नॉर्मल फोर्स कहाँ होगी? ऊपर की तरफ होगी। कुछ ऐसे, एंड दैट विल बी N2। तो N2 है ना, वो अपन ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखो अलग अलग दिखाता हूं मैं। तो हमें ये पता लगा कि M1 पर एक तो N1 ऊपर काम कर रही है और M1g है वो नीचे काम कर रहा है। ये तो पहली ऊपर वाली बॉडी पर फोर्स है। और अगर मैं M2 की बात करूं तो M2 के ऊपर इसका वेट तो था ही, ऊपर से जो M1 ने इस पर नॉर्मल फोर्स लगाई वो है N1, और जो ग्राउंड इस M2 पर फोर्स लगा रहा है वो कितनी है बेटा? N2। तो यहां से हमें पता लगा, और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो N1 किसके बराबर आ गया? M1g के। और इस केस में N2 किसके बराबर आ गया? ऊपर की तरफ फोर्स है N2, नीचे की तरफ कौन कौन है? M2g और N1। तो ये क्या आ गया? N1 प्लस M2g। तो इसमें फोर्स है बेटा ये बन गई। ठीक है। और भी हमारे पास नॉर्मल फोर्स बन जाती हैं, जैसे एक इंक्लाइन सरफेस हम ले लें। एक इंक्लाइन सरफेस पर मान लो एंगल थीटा है और ये बॉडी है। अब इसका मास है, मैं तो वेट हो गया बेटा इसका डाउनवर्ड। अब इसके कंपोनेंट तोड़ेंगे तो नॉर्मल फोर्स इसका ऊपर हो गया, एंड इट मेक एन एंगल थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया? mg कोस थीटा, क्योंकि जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ होगा। और इधर कंपोनेंट क्या आएगा? mg साइन थीटा। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास और भी केसेस आते हैं, जैसे मान लो एक बॉडी है और इसके साथ ही एक दूसरी बॉडी है जो इस तरह से अटैच की गई है।
इस पर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं कैपिटल F बॉडी ए और बी पे, तो ए और बी के बीच में यहाँ पर एक कांटेक्ट फोर्स या हम कहें नॉर्मल फोर्स, कांटेक्ट फोर्स भी बोल सकते हैं, नॉर्मल फोर्स भी बोल सकते हैं, है ना, फिलहाल यहाँ कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। इन दोनों के बीच में एक फोर्स अराइज होगी जो इक्वल एंड अपोजिट होगी। तो ए पर तो फोर्स है इधर से F इधर से N, और बी पर फोर्स है सिर्फ N, ठीक है ना। तो इस तरह के केसेस हैं जिसमें अपन नॉर्मल फोर्स ड्रॉ कर सकते हैं। एक ऐसा भी केस आता है हमारे पास, जैसे अपने पास मान लो ये वॉल है और ये ग्राउंड के साथ बना रहा है 60 डिग्री एंगल, ये ग्राउंड के साथ बना रहा है मान लो 30 डिग्री एंगल, और यहाँ पर बेटा एक स्फीयर रखा है। अब ये जो वॉल है ये इस पर भी इधर N1 फोर्स लगाएगी, ये वाली वॉल भी इस पर N2 फोर्स लगाएगी, और वेट कहाँ होगा इसका, सेंटर से नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा, दैट विल बी mg, है ना। तो इस पे इसके कंपोनेंट रिजोल्व करेंगे तो हम इसमें जो भी पूछा गया होगा, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं इस तरह के सभी, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको जब मैं इस तरह के क्वेश्चन करवाऊं तो इसमें प्रॉब्लम ना आए, है ना बेटा, ठीक है, क्योंकि इस यूनिट में हम फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ही समझ रहे हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। तो बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट तीसरी टाइप है वो हमारे पास है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होती है, ये अराइज होती है जब स्प्रिंग के अंदर अराइज व्हेन कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, जब या तो कंप्रेशन हो या बेटा एक्सटेंशन हो। कंप्रेशन और एक्सटेंशन किस में, स्प्रिंग में, है ना। और इस स्प्रिंग फोर्स को हम रीस्टोरिंग फोर्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये हमारे पास एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग से हमने कोई मास अटैच कर रखा है, पहले वो ओ पर था, स्प्रिंग को हमने एक्सटेंशन पर ले आए, कितना खींच दिया बेटा इसको, मान लो स्प्रिंग है वो ओ से ओ डैश आ गई और डिस्प्लेसमेंट एक्स है, अगर मैंने इस पर P अप्लाइड फोर्स की, P है वो एक अप्लाइड फोर्स है, तो इस स्प्रिंग के ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी जो इस स्प्रिंग को इसके ओरिजिनल या इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ले आएगी। तो हम ये कह सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, and here it is a negative sign, and this negative sign represent the direction of force directed toward the equilibrium position। अब ये जो स्प्रिंग फोर्स है ना, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। इस पे अभी हम जब एफबीडी करेंगे तब बात करेंगे, अभी सिर्फ मैं टाइप ऑफ फोर्स डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। जब एफबीडी डिस्कस करेंगे तब ये सभी फोर्सेस के केसेस हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चौथी टाइप अपने पास ड्रैगिंग फोर्स। देखो क्या होती है ड्रैगिंग फोर्स। ड्रैगिंग फोर्स में हमारे पास दो टाइप की फोर्स आती हैं, एक तो आती है बेटा फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स तो सबको पता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पर मूव करने की कोशिश करती है या मूव करती है तो दोनों सरफेस के बीच में जो फोर्स अराइज होती है, जो रेजिस्टिव फोर्स अराइज होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे मान लो इस बॉडी पर हमने अप्लाइड फोर्स की P, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हो जाएगी। अगर इस बॉडी का मास m है तो वेट डाउनवर्ड और रिएक्शन फोर्स कहाँ होगी, अपवर्ड। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है या जो लॉ ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है वो ये कहता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स का कंपोनेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्शन फोर्स के, एंड व्हेन वी ओपन दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन ए कांस्टेंट विल बी अराइज, दिस कांस्टेंट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है बेटा, और ये यूनिटलेस होता है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये वैसे फ्रिक्शन जब पढ़ाया जाएगा तो कंप्लीट फोर्स ही आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास एक फोर्स और होती है, ड्रैगिंग फोर्स ही होती है, जिसको अपन विस्कस फोर्स बोल देते हैं बेटा। अब विस्कस फोर्स होती है वो लेयर्स ऑफ द लिक्विड के बीच में होती है ना। जैसे कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है एक पाइप के अंदर, अब ये पाइप में से जब लिक्विड फ्लो करेगा तो पाइप इन लेयर्स के बीच में और लेयर और पाइप की जो सरफेस है उसके बीच में एक ड्रैगिंग फोर्स क्रिएट होगी जो लिक्विड के फ्लो को अपोज करेगी, और उसका फॉर्मूला होता है बेटा
6 पाई ईटा आर वी। यहाँ पर आर रेडियस है, आर रेडियस, वी वेलोसिटी और ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कोफिशिएंट है ईटा। ठीक है, हर लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अलग अलग होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है बेटा, नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास है फिफ्थ टाइप, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल कह लो या सेंट्रीफ्यूगल कह लो। अब कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन में होती है ना, मान लो एक बॉडी सर्कुलर मोशन में है, अब इस बॉडी का मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, रेडियस r है, और ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो इस दौरान इस बॉडी पे दो फोर्स काम करेंगी, एक होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल है उसको FCP और सेंट्रीफ्यूगल को FCF से कहते हैं। ये अपने आप सेल्फ राइजिंग फोर्स होती हैं जो इक्विलिब्रियम सेटअप करने के काम आती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पहले इसके फॉर्मूले देखो। एक तो हमें ये पता लग गया कि सेंट्रीपिटल हो या सेंट्रीफ्यूगल हो, दोनों का फॉर्मूला होता है बेटा mv²/r। ये लीनियर वेलोसिटी की फॉर्म में है, और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है mr ओमेगा स्क्वायर। इसका एग्जाम्पल देखो, मान लो कि कोई भी प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ, या कोई भी इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ न्यूक्लियस घूम रहा है, तो जैसे सन और प्लेनेट की बात करूंगा, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सिमिलरली जैसे एक न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। अब वो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, ऑब्वियसली बात है अट्रैक्टिव है, तो इसमें भी बैलेंस किससे होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ेगा नहीं, इसी तरह ये प्लेनेट भी अपना ऑर्बिट नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में तभी मूव करेगा ना जब ये फोर्स बैलेंस होगी, वरना ये खींच लेगा इसे अपनी तरफ, है ना। ऐसे ही अपन दो लाइक चार्ज ले लें, एक चार्ज दूसरे चार्ज के चारों तरफ घूम रहा है, अब इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगी, रिपल्सिव, तो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बाहर की तरफ, और इसको बैलेंस कौन करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस करेगी। तो इस तरह से सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करती हैं, और इनका फॉर्मूला ये होता है। बाकी सर्कुलर मोशन में इसको कंप्लीटली डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक दो फोर्स और होती है हमारे पास, जैसे अपने पास होती है बेटा, जब भी हम किसी चार्ज को प्लेस करेंगे किसमें, इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी चार्ज को रखा जाता है ना, तो उसका फोर्स का फॉर्मूला याद रखें अभी फिलहाल, क्योंकि ये 12th क्लास के टॉपिक हैं, ये 12th क्लास में आता है बेटा, है ना। तो F बराबर QE, और मैग्नेटिक फील्ड में जब हम चार्ज को रखते हैं, जो हमने 10th में पढ़ा होगा, F बराबर QVB साइन थीटा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं, और इसमें चार्ज कोई ना कोई मोशन में होगा, वेलोसिटी होगा। रेस्ट में जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, तो उस पर फोर्स का इफेक्ट है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारे पास इसमें नेक्स्ट फोर्स, ये टाइप हो गई अपने पास सिक्स्थ। और देखो सेवेंथ फोर्थ फोर्स जो है वो अपने पास है टेंशन। टेंशन अराइज होती है बेटा स्ट्रिंग के अंदर, और ये एक तरह से पुलिंग नेचर होता है इसका। क्या होता है, पुलिंग नेचर। अभी थोड़ा सा ऐसे डिस्कस कर लेते हैं इसको, है ना। टेंशन जो होती है वो एक स्ट्रिंग में अराइज होगी, है ना, रस्सी में अराइज होगी। तो मान लो जैसे हम टग ऑफ वॉर देखते हैं, तो अगर दो पर्सन एक रस्सी को खींच रहे हैं लाइक दिस, तो जो टेंशन क्रिएट होती है ना, वो क्या होती है बेटा, रस्सी में दोनों तरफ खिंचाव जिसे कहते हैं, वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगा। ठीक है ना, एक टेंशन इस वाली बॉडी के लिए, एक टेंशन इस वाली बॉडी के लिए। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपन ने किसी रस्सी से एक बॉडी को बांध रखा है, अब इसका मास m है, तो मान लो वेट इसका कितना हो गया, mg नीचे की तरफ, और इसमें टेंशन कहाँ होगी बेटा, t ऊपर की तरफ। ठीक है ना, तो इस केस में t है वो किसके बराबर आ गया, mg के। t किसके बराबर आ गया, mg। तो बाकी जो जहाँ पर हम FBD पढ़ेंगे वहाँ इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, टेंशन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना। ऐसे भी आते हैं जैसे अपने पास ये एक ट्रेन है या दो ब्लॉक्स हैं,
इनको रस्सी से बांधा गया है, या 3 ब्लॉक है इनको रस्सी से बांधा गया है और इस पर बाहर आगे की तरफ फोर्स F लग रही है। तो यहाँ 2 रस्सियां हैं अलग अलग, तो इसमें टेंशन हो गई T1 और इसमें टेंशन होगी बेटा T2 और T2। एक T2 इस वाली के लिए, एक T2 इस वाली के लिए, एक T1 इसके लिए, एक T1 इसके लिए। तो इस तरह से हम फोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे और जब FBD बात आएगी तो हमें पता होना चाहिए कि इस केस में कौन सी फोर्स लगेगी, इस केस में कौन सी फोर्स लगेगी। तो यहाँ मेरे तरफ से फोर्स है वो मैंने कंप्लीट कर दी है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस कर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम को शॉर्ट में डिस्कस करें तो भाई एक तरह से ये होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन, और मैथमेटिकली लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसका डायमेंशन यहीं लिख देता हूँ, MLT-1, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। ठीक है, अब लीनियर मोमेंटम के अंदर हमारे पास, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास मास इनटू वेलोसिटी है, यहाँ से हम कुछ ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे P और V का ग्राफ है तो ऑब्वियस सी बात है M कांस्टेंट होगा क्योंकि इसके डायरेक्टली है। इसी तरह से हमारे पास मान लो V और M का ग्राफ हम देखेंगे तो V M के इनवर्सली है, दैट विल बी P कांस्टेंट। यहाँ पर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया। अगर हम बात करें P और M की तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसमें V की वैल्यू कांस्टेंट है ना। तो इस तरह से हम बात करते हैं इसमें, और यहीं से हमारे पास NLM आ जाता है बेटा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, जो इसके फर्स्ट लॉ है ना, जो इसका फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि भाई एवरी बॉडी ना, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। एवरी बॉडी ऑलवेज बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until या unless it compelled by an external force या until external force act on it, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और यही डेफिनेशन इनर्शिया की हो जाती है ना, क्योंकि इनर्शिया भी इसी बात को एक्सप्लेन करता है। देखो इनर्शिया क्या होता है ना, इनर्शिया क्या होता है बेटा, ये एक टेंडेंसी होती है किसी भी बॉडी की जो बॉडी रेजिस्ट करने के लिए यूज करती है, या एक तरह से हम कहें प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया, जिसकी वजह से बॉडी अपनी स्टेट खुद नहीं बदल सकती है ना। जैसे कोई बुक है वो टेबल पे रखी है तो वो अपने आप हिल नहीं सकती, तो ये एक तरह से प्रॉपर्टी होती है। ये 3-4 बातें तुम्हें इनर्शिया के बारे में पता होनी चाहिए। टाइप्स वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जेई के हिसाब से या नीट के अंदर इतना पूछा नहीं जाता, ये नॉर्मल सी चीज है। 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। अगर कोई बॉडी मान लो रेस्ट में और अचानक चलने लगी तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। कोई बॉडी मोशन में है और फिर अचानक चलने लगे तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन में चले जाएंगे। तो आप एग्जाम्पल दिमाग लगाएं और एग्जाम्पल सोचें, है ना। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के अंदर डायरेक्शन बदल जाती है ना। तो प्रॉपर्टी होती है। दूसरी बात, ये यूनिटलेस होती है क्योंकि ये कोई क्वांटिटी नहीं है, नॉट फिजिकल क्वांटिटी। इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है और ये यूनिटलेस होती है। और एक तरह से इनर्शिया जो है ना वो बताता है कि भाई मास मेजरमेंट के काम आता है। किसके काम आता है बेटा, अगर हम किसी बॉडी का मास मेजर कर रहे हैं तो बेसिकली हम इनर्शिया मेजर कर रहे हैं, है ना। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा। और इनर्शिया में हम कहते हैं कि कोई बॉडी अपनी स्टेट खुद नहीं बदल सकती, और न्यूटन फर्स्ट लॉ भी यही बात कहता है। इसलिए फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब जो सेकंड लॉ है वो है इंपॉर्टेंट। सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर मान लो किसी बॉडी पर फोर्स लग गई तो उसके मोमेंटम चेंज के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, उसके मोमेंटम चेंज के बराबर होगा। F बराबर dp बाय dt। और इसी को आगे लिखा जाता है F बराबर, देखो मास को बाहर कॉमन ले लो क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास कांस्टेंट होता है, बाहर ले लेंगे, चेंज इन वेलोसिटी क्या बन जाएगा ma। तो इसी F बराबर ma को अपन क्या बोल देते हैं,
अपन बोल देते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। और तीसरा ला तो सबको पता ही है, एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट इट्स रिएक्शन। तो ये हमारे पास तीन लॉ थे और लीनियर मोमेंटम था। और इसी से जो जुड़ा हुआ सवाल आता है वो आता है बेटा इम्पल्स पे। इम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये प्रोडक्ट होता है बेटा एवरेज फोर्स और इनटू शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम या स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कहने का अर्थ है कि किसी भी एक बॉडी पर अगर शॉर्ट इंटरवल के लिए, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एवरेज फोर्स लग रही है तो वो क्या कहलाएगा? इम्पल्स। इसके एग्जांपल हैं जैसे किक ए फुटबॉल, हिट ए बॉल, ठीक है बेटा। और क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि एफ एक्सटर्नल है वो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के बराबर इफ एट एनी इंस्टेंट, तो यहाँ से एफ इंटू डेल्टा टी किसके बराबर हो गया? इफ इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा पी के। तो इसे हम कहते हैं इम्पल्स इनर्शिया थ्योरम, है ना, सॉरी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इनर्शिया बोल रहा हूँ, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है बेटा। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है? एफ इंटू डेल्टा टी डेल्टा पी के बराबर होता है। अब इस पर आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन और इसकी यूनिट यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड। डायमेंशन भी इसका मोमेंटम के बराबर होगा तो एम एल टी माइनस वन। वैक्टर क्वांटिटी होती है ये भी। और अगर किसी बॉडी पर मान लो वेरिएबल फोर्स काम कर रही है, सपोज एक तो पूरी फिजिक्स में फोर्स और टाइम का जो ग्राफ है मैकेनिक्स के अंदर वो किसके लिए लिखा गया है? इम्पल्स के लिए या मोमेंटम चेंज के लिए। मान लो t1 से और t2 टाइम के बीच में ये फोर्स वेरी कर रही है, तो इसका जब मैं इम्पल्स लिखूंगा तो वो लिखा जाएगा एरिया अंडर ग्राफ। या मैं कहूं कि भाई इसको निकालेंगे कैसे? देखो, अगर मैं इसमें एक छोटा सा एरिया कंसिडर करूं, है ना, एक छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर मैं इम्पल्स लिखूं तो वो छोटी इम्पल्स लिखी जाएगी एफ इंटू में डी टी, और टोटल के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। तो आई इज इक्वल टू एफ इंटू में डी टी, और इसका इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ होगा? टी वन से टी टू। तो ये है किसके बराबर? ये एरिया अंडर द ग्राफ के ही बराबर है, ठीक है। तो ये अपने पास इम्पल्स होगी। इसके दो एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। एक तो ये पूछा जाता है कि भाई अगर हमारे पास एक बॉल है और उसको हम गिरा रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, v वेलोसिटी से वो जा रही है और अपने ही पाथ को फिर वो रिट्रेस करती है, या हम कहें रीबाउंड करती है। तो ये वर्ड तुम्हें कहीं भी मिल जाए, रीबाउंड और रिट्रेस, सेम वेलोसिटी से, तो इम्पल्स किसके बराबर होती है? चेंज इन मोमेंटम के। दैट विल बी एम वी माइनस पहले का मोमेंटम बाद का मोमेंटम। तो पहले का मोमेंटम एम वी और बाद का मोमेंटम माइनस एम वी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई। भाई मास तो वही है, डायरेक्शन बदल जाएगी मोमेंटम की। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा? 2mv। तो आप सीधा याद रखें, जब एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है तो ये होगा। अगर मान लो कि ये वेलोसिटी अलग अलग हो जाती, सपोज जाने की वेलोसिटी है v1 और वापस आने की वेलोसिटी है v2, तब ये इम्पल्स का फॉर्मूला हो जाएगा एम वी वन प्लस वी टू। सिमिलरली इसका एक और एग्जाम्पल आता है अपने पास कि एक बॉल है, उसको हमने किसी वॉल से टकराया। अब वॉल के ऊपर हमने डाला एक नॉर्मल, ये आ रही थी किसी भी वेलोसिटी से, मास इसका था और एंगल थीटा से ये टकराई, और सेम वेलोसिटी के साथ और सेम मोमेंटम के साथ ये सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट बैक हो गई, है ना। तो इस केस में इसका मोमेंटम क्या होगा? 2mv कोस थीटा। कैसे निकालेंगे? देखो, इसका मोमेंटम एम वी, इसका कंपोनेंट तोड़ो, इधर आ जाएगा एम वी कोस थीटा। सिमिलरली इधर वाले का कंपोनेंट भी क्या आ जाएगा? एम वी कोस थीटा। अब ये तो मैंने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख दिया, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? -2mv कोस थीटा आई कैप। इसका वेक्टर फॉर्म हो गया इम्पल्स का। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपको एंगल दिया जाएगा और आपको इस केस में रीबाउंड रिट्रेस का वर्ड दिया जाएगा। अगर नहीं दिया गया है तो आपको कैसे सोल्व करना है? वेलोसिटी अलग अलग होगी तो अलग अलग निकालेंगे। अगर हाइट का जिक्र करें तो आपको ध्यान रखना है वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लेके चलेंगे √2gh, ठीक है बेटा। सीधा लगाएंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, देखो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स है वो अगर जीरो है तो उस बॉडी का जो मोमेंटम होगा, है ना, जो मोमेंटम होगा वो हमेशा कंजर्व्ड होगा। उस बॉडी का जो मोमेंटम होगा वो हमेशा क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, कांस्टेंट होगा। ये वो कहता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। और इस बात को हम प्रूव कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। अगर दो बॉडी आपस में, क्योंकि प्रूफ के दौरान मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि इनका जो इनिशियल मोमेंटम है, मान लो दो बॉडी हैं, एक m1 है एक m2 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 है और ये आपस में टकराए, है ना। और जैसे ही ये आपस में टकराएंगे तो ये एक दूसरे पर एक्शन रिएक्शन फोर्स क्रिएट करेंगे। मान लो दूसरी बॉडी पर F1, पहली बॉडी पर F1, दूसरी बॉडी पर F2, और कोलिजन होने के बाद इनकी वेलोसिटी एक की मान लो v1 हो गई और एक की हो गई v2। तो ये आफ्टर वाला केस हो गया और ये केस हो गया बिफोर वाला। तो मोमेंटम कंजर्वेशन, देखो कंजर्वेशन जो वर्ड होता है ना, उसका मतलब होता है कि कोई भी क्वांटिटी टाइम के साथ बदल नहीं रही है। तो अगर एक बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, जैसे मान लो कोई बुक टेबल पे रखी है, अब उसको 2 दिन तक मैं टच ही नहीं करूंगा तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो उसका मोमेंटम में कोई बदलाव आया नहीं। तो पहले मोमेंटम जैसा था वैसे ही अब है, पहले भी जीरो था अभी भी जीरो है। तो ये कंजर्वेशन को एक्सप्लेन करता है। तो हमें ये बताना है कि किसी भी कोलिजन के केस में ये मोमेंटम कैसे काम करता होगा। तो मुझे ये बताना है कि पहली बॉडी का मोमेंटम बिफोर और आफ्टर और दूसरी बॉडी का मोमेंटम बिफोर और आफ्टर बराबर है। अगर ये बात मैंने प्रूव कर दी, दैट मीन्स पी आई बराबर पी एफ, ये बात अगर मैंने प्रूव कर दी तो इसका मतलब हम कंजर्वेशन को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो जब ये आपस में टकराएंगे तो क्या होगा और बाद में क्या होगा, देखो। तो टकराते वक्त ये आपस में फोर्स लगाएंगे और क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन फोर्स एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। न्यूटन सेकेंड लॉ से, क्योंकि जब ये इनका टाइम ऑफ कांटेक्ट होगा वो मान लो टी है, तो पहली बॉडी पर जो फोर्स लगी है वो किसके बराबर, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरी बॉडी भी चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये दूसरी बॉडी पर है तो इसको P2 ले लो, ऐसा कर सकते हैं अपन। दैट विल बी डेल्टा P2, दैट विल बी डेल्टा P1। टाइम से टाइम कट गया तो ये आ गया डेल्टा P1 बराबर माइनस ऑफ डेल्टा P2। तो मोमेंटम चेंज पहली बॉडी में, तो पहली बॉडी में मोमेंटम चेंज क्या होगा, पहले मोमेंटम माइनस बाद में मोमेंटम। पहले मोमेंटम, दूसरी बॉडी में मोमेंटम चेंज क्या होगा, बॉडी का पहले का मोमेंटम माइनस बॉडी का बाद का मोमेंटम। और इस नेगेटिव साइन को जब आप अंदर ले जाओगे तो ये आ जाएगा माइनस m2u2 प्लस m2v2, और इधर आ गया m1u1 माइनस m2v1 m1v1। तो u वालों को एक तरफ करोगे, v वालों को एक तरफ करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब मेन जो है, ये प्रूफ वगैरह तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही पढ़ा दिया। मेन जो है वो इसकी एप्लीकेशन बेस्ड है बेटा, एप्लीकेशन बहुत आती है, इसके एप्लीकेशन पे ही सवाल आएगा। जो इसकी सबसे पहली एप्लीकेशन है वो है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, है ना, गन की रिकॉइल वेलोसिटी। अब जो पहली एप्लीकेशन है वो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन है। मान लो एक गन है और ये है बुलेट जो इसके अंदर थी। अब पहले तो ये रेस्ट में थी गन और बुलेट, लेकिन जैसे हमने बुलेट को फायर किया तो बुलेट तो निकल गई आगे, जिसका मास हमने मान लिया m1 और वेलोसिटी होगी v1। गन का मास मैंने m2 माना और वेलोसिटी, गन कहाँ जाएगी, पीछे की तरफ फायर करेंगे तब गन पीछे और बुलेट आगे की तरफ मूव करती है। तो इसका मतलब इसका मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो पी आई किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के। दैट विल बी 0 इज इक्वल टू m1 v1 m2 v2। तो हमें फाइंड करना है v2, तो v2 का आंसर क्या आ गया, माइनस m1 v1 अपॉन में m2। तो ये होती है बेटा गन की रिकॉइल वेलोसिटी, गन की वेलोसिटी। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है रिकॉइल वेलोसिटी के नाम से। नेक्स्ट जो हमारे पास एप्लीकेशन है इसकी, वो आती है बेटा रॉकेट प्रपल्सन के ऊपर, है ना। इसका डेरिवेशन काफी बड़ा है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा समझ लो इसको बस। मान लो एक रॉकेट था,
और उसका इनिशियल मास हमने मान लिया एम नॉट, और वेलोसिटी हमने मान ली बेटा इसकी वी नॉट, है ना, या वी नॉट की जगह यू नॉट ले लो, वेलोसिटी मान लो इसकी यू नॉट। और जैसे ही ये रॉकेट उड़ने लगेगा फ्यूल भरने के बाद, फ्यूल भरने पर मास इसका m है, और जैसे जैसे ये रॉकेट उड़ने लगेगा तो गैसेस हैं वो बाहर आने लगेंगी, गैसेस बाहर आ रही हैं वीजी वेलोसिटी से, और फ्यूल बर्न होगा। सपोज इसमें फ्यूल कितना बर्न हुआ, डीएम अमाउंट का फ्यूल बर्न हुआ, तो मास पहले जो m था वो घटेगा, और जितना फ्यूल बर्न हुआ है उतनी ही अमाउंट की गैसेस बाहर आएंगी, तो डीएम अमाउंट की गैस बाहर आएंगी। और वेलोसिटी है वो बढ़ने लगेगी, मान लो बाद में इसकी वेलोसिटी v हो गई तो बढ़ी कितनी, डीएम फ्यूल जलने से वेलोसिटी dv बढ़ी, तो नई वेलोसिटी किसके बराबर आ गई, v प्लस dv। तो इस पर जब मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा तो इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा v बराबर v नॉट प्लस में u लॉग बेस e m नॉट डिवाइडेड बाय m। थोड़ा सा इसको समझते हैं। और यहाँ पर जो u है ना बेटा वो रिलेटिव वेलोसिटी, m नॉट और m इनिशियल और फाइनल मास है, v नॉट है वो क्या है, वो वेलोसिटी है। v नॉट को हम लिख सकते हैं u नॉट माइनस जी टी, है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। और u का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ये तो रहेगा, और नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में बदलेंगे तो इसको लिख सकता हूँ 2.303 लॉग बेस m नॉट बाय m। तो सवाल को देखेंगे उसी हिसाब से, कई जगह ये फॉर्मूला लगेगा, कई जगह ये लगेगा, ठीक है बेटा। अब इसमें एक चीज और आती है, जैसे रॉकेट जब ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये गैसेस जो एग्जिस्ट गैसेस हैं ये क्या लगाएंगी, अपथ्रस्ट फोर्स लगाएंगी। तो वो अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होगा, एफ यू इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी। और u मैं बता चुका हूँ किसके बराबर होता है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, और डी एम बाई डी टी के आगे अगर ये माइनस लगा हुआ है तो ये क्या बता रहा है बेटा, ये माइनस ये बताता है कि भाई यहाँ पर अमाउंट ऑफ जो वेट है, फ्यूल है वो बर्न हुआ है, डी एम बाई डी टी लॉस इन फ्यूल बता रहा है, ठीक है ना, और नेगेटिव साइन है वो लॉस को बताता है। तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि अब थ्रस्ट फोर्स बताओ, तो ये अब थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला है, और ये फाइनल वेलोसिटी के फॉर्मूले, ठीक है ना, अब थ्रस्ट फोर्स बोल देते हैं इसको, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है बेटा। नेक्स्ट देखो इसकी तीसरी एप्लीकेशन क्या है, तीसरी एप्लीकेशन आती है इसकी अपने पास, जैसे बॉम्ब एक्सप्लोजन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है ना, कोलिजन में भी मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है। तो जब कोई बम एक्सप्लोड होता है तो उसके अंदर भी ये होता है, और एक्सप्लोजन के अपने पास दो तरीके हैं, एक तो लीनियर एक्सप्लोजन है, जैसे मान लो ये बॉम्ब था और ये पहले रेस्ट में था और बाद में ये फट गया, तो मान लो एक फ्रेगमेंट्स है वो इधर गया, एक फ्रेगमेंट इधर गया, मतलब एक की वेलोसिटी v2 हो गई और एक की वेलोसिटी v1, तो ये एक लीनियर एक्सप्लोजन है। और एक होता है ओब्लिक, कि वो किसी एंगल से बम फटा हो, है ना, मतलब फ्रेगमेंट है वो किसी एंगल पर हो, मान लो ये बॉम्ब है और ये अगर रेस्ट पे है और उसके बाद ये फट जाए, मान लो 3 फ्रेगमेंट में फट गया, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है कि वो 3 फ्रेगमेंट में फट गया है। तो देखो मान लो ये उसका लाइन ऑफ एक्शन है, अब वो कहेगा, बोल देगा सवाल में, ये मैं एक जनरल केस ले रहा हूँ जो कई बार एग्जाम में आता है, कि एक फ्रेगमेंट ये है, एक फ्रेगमेंट ये है, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, और तीसरा फ्रेगमेंट है m3। तो कहेगा कि m3 की वेलोसिटी है वो बताओ, अगर m1 और m2 की वेलोसिटी सेम हो और दोनों 90 डिग्री एंगल से गए हो, तो लाइन ऑफ एक्शन के साथ ये कितना एंगल बना रहे हैं, 45। तो जैसे इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे ऐसे इसमें लगाएंगे, तो फटने से पहले का मोमेंटम और फटने के बाद का मोमेंटम, जीरो इज इक्वल टू क्या आ गया, m1v1, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस m2v2। तो यहाँ से अगर वो जिसकी भी वेलोसिटी पूछे वो हम निकाल सकते हैं। इसी तरह इसमें लगाएंगे तो पहले फटने से पहले इसका मोमेंटम जीरो था बॉम्ब का, क्योंकि बॉम्ब रेस्ट में था, और जैसे ही बम फटा तो देखो इन दोनों का कंपोनेंट क्या आएगा, लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, दैट विल बी m1v cos थीटा, थीटा की वैल्यू 45 ले सकते हैं हम, हाँ दी हुई है, और m2v cos 45, और इन दोनों के अपोजिट कौन है, m3v। तो हम ये लिख सकते हैं कि m1v cos 45
प्लस m1 m2 v cos 45 और माइनस इसके अपोजिट कौन है m3v डैश। तो इसका यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं v डैश की वैल्यू। ठीक है, तो एक ये केस है। ठीक है बेटा, और भी हमारे पास केस आते हैं, जैसे कोलिजन का मैंने बताया कि हमारे पास वो कहेगा कि एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक का मास है कैपिटल M, एक बुलेट है वो फायर की गई जिसका मास स्मॉल m और उसकी वेलोसिटी थी v। टकराने के बाद ये बुलेट और ब्लॉक, ये बुलेट इसमें एंटर कर जाती है तो इसका मास क्या हो गया m प्लस m। तो कोलिजन होने के बाद इसकी कॉमन वेलोसिटी बताओ भाई, इसकी दोनों कंबाइन होकर भागेंगे तो कॉमन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो पहले का मोमेंटम कितना था mv, इसका तो ये तो रेस्ट में था, इसका तो मोमेंटम होगा ही नहीं, दैट विल बी 0 बराबर। बाद में मोमेंटम क्या आ गया m प्लस में m और इनटू में v कॉमन, तो यहाँ से हम कॉमन वेलोसिटी भी पता कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये कुछ एप्लीकेशन थी। जैसे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया अभी कि जैसे अपने पास न्यूटन सेकंड लॉ है, उसके ऊपर फॉर्मूला क्वेश्चन आ जाता है, कई बार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एक मशीन गन है ना, गन फायर कर रही है बुलेट पर सेकंड, ये क्वेश्चन कई बार आता है बुलेट पर सेकंड के ऊपर कि मशीन गन ने बुलेट फायर कर दी पर सेकंड, तो वो कहेगा कि बताओ इसका फोर्स बताओ कितना होगा। तो ये तो एक बुलेट के लिए है, और अगर मैं nth बुलेट के लिए लिखूंगा तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा n इंटू में dp बाई dt। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं np बाई टी, F बराबर np बाई टी, जिसमें n क्या है नंबर ऑफ बुलेट, p क्या है मोमेंटम, t क्या है टाइम और f क्या है यहाँ पर फोर्स। तो n बाई टी पूछेगा बेटा वो कि नंबर ऑफ बुलेट फायर पर सेकंड निकालो, है ना, मोमेंटम दे देगा, बुलेट का मास दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, तो मोमेंटम निकल सकता है और फोर्स कैलकुलेट करवाएगा या फोर्स दे देगा, है ना, जो भी पूछ रहा हो उसी हिसाब से हम डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा आज का वीडियो हमारा इतना ही था। ठीक है, और आई होप सभी को आज का जो काम है वो पसंद आया होगा, और +1 के भी हम साथ साथ अब लेक्चर डालना शुरू करेंगे। थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी ना, लेकिन अब वो धीरे धीरे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं मेहनत कर रहा हूँ काफ़ी इस वीडियो बनाने में, तो आपका भी थोड़ा मुझे सपोर्ट चाहिए। आप अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि इस वीडियो की रीच बढ़ सके और आपका ढेर सारा प्यार मुझे मिल सके, ताकि हम इस काम को और अच्छा कर सकें और अच्छा बढ़ा सकें। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।